कैपेसिटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आगे फर्दर देखते हैं। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 56, जो स्कूल में कंपटीशन में काफ़ी पूछी जाती है। प्रॉब्लम नंबर इसके 3 पार्ट है, मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ। बेसिक्स है, कह रहा है 2 डाइलेक्ट्रिक हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है और मिडिल में कैपेसिटर प्लेट के डाली गई है। तो ये मिडिल में डाली गई है, तो ये हो गया D/2 और ये भी हो गया D/2। इसके बाद ऊपर वाली प्लेट का एरिया है A और नीचे वाली प्लेट का एरिया भी क्या है A, और ये मिडिल वाली प्लेट का एरिया भी क्या है A। तो ये इस तरीके से इसके अंदर डाली गई है प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक। तो अगर मैं ऊपर वाली प्लेट को देखूं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटी क्या होती है K∈0 A/D। तो ऊपर वाले की कैपेसिटी क्या हो गई K1∈0 A/D/2। तो एरिया सेम क्यों रहा, क्योंकि ऊपर वाली डाइलेक्ट्रिक का सारा पार्ट इस प्लेट के कांटेक्ट में है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा इस प्लेट के क्या है कांटेक्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एरिया सेम रहेगा, बट कितनी थिकनेस है इसकी D/2। तो 2K1 A/2। सिमिलरली कैपेसिटर 2 के लिए क्या होगी 2K2∈0 A/D। अब ये जानना है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऊपर से एक कैपेसिटर बना देता हूँ और यहाँ से भी एक कैपेसिटर बना देते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और मैं इसके साथ एक बैटरी लगा देता हूँ। तो बैटरी की वोल्टेज है V, तो बैटरी से पोटेंशियल आएगा A, जंप करेगा यहाँ आएगा B, जंप करेगा यहाँ पे आएगा C। तो पहले वाले कैपेसिटर आप ध्यान से देखिए, पोटेंशियल अलग अलग है और वैसे भी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में नेट कैपेसिटी क्या होती है अगर 2 कैपेसिटर लग जाएं, C1 C2 C1 + C2। तो आप इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक 2K1 K2। और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 56, 2K1 K2 ∈0 A/D K1 + K2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 56 के 3 डाइलेक्ट्रिक है। तो 3 डाइलेक्ट्रिक है, तो एरिया सब ने बराबर बराबर ले रखा है बट थिकनेस नहीं। ऊपर वाले की थिकनेस कितनी हो गई D/3, क्योंकि 3 पार्ट में बढ़ गई D/3 D/3। तो व्हाट इज द कैपेसिटी फॉर फर्स्ट वन K1∈0 A/D/3 3K1∈0 A/D 3K2∈0 A/D 3K3∈0 A/D। से तीनों हो गए। सो कैपेसिटी आने के बाद इन तीनों को एक अलग से बेसिक कैपेसिटर की फॉर्म में लगा लेते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी। तो यहाँ साफ दिख रहा है तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो सीरीज में कैपेसिटी कैसे लगती है 1/C1 CS। C1 की वैल्यू हो गई 3K1∈0 A/D 3K2∈0 A 3K3∈0 A। तो बस आप इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके बस आपने इसको सॉल्व करना है और इसको रिवर्स कर दीजिएगा, यू विल गेट द रिवर्स आंसर फॉर दिस। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, इस तरह से इसने कैपेसिटर प्लेट्स को डाइलेक्ट्रिक के बीच में, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट के बीच में ऐसे लगा दिया। तो एक तो ये हो गई डाइलेक्ट्रिक K1 और एक ये हो गई। तो इसका ऊपर का एरिया कितना हो गया A, ये ऐसे होगी ना प्लेट। तो ऊपर का ये सेपरेशन कितनी है D। अब ऊपर की प्लेट का एरिया जो A है उसके लिए 2 डाइलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं, एक ये वाला A/2, एक ये वाला A/2। आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक K2 है, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक K1 है। तो इसमें कैपेसिटी क्या बनेगी K1∈0 A/2D। D तो दोनों का सेम है बट क्या एरिया क्या है इस बार आधा आधा, K2 2D।
अब हमें ये नहीं पता कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर से 2 टर्मिनल बनाते हैं। पहले बन गए, प्लेट बनाते हैं इस तरीके की, बना दी। तो एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, और इनको यहाँ पर एक बैटरी से लगा दिया। तो ये कौन सा केस आ गया? पैरेलल। तो पैरेलल में कैपेसिटी कैसे लगती है? C1 + C2। आप इनको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये इस तरीके की बेसिक 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 57। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 HC वर्मा का कैपेसिटर में, और ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर की नेट कैपेसिटी निकालो अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से लगाए गए हैं कुछ स्लैंट साइड में बना करके। तो देखते हैं इसके अंदर इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटी चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक का ज़्यादा पार्ट है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक का फिर कम होता जाएगा, फिर और कम 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 कम, फिर यहाँ कम है यहाँ। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म केस है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस हमें पता है हमेशा क्या करते हैं हम, किसी x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की स्ट्रिप ले लेते हैं। तो ये हमने एक इस पे dx थिकनेस की स्ट्रिप ले ली। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी ऊंचाई है y, हाइट y ले ली, ये एंगल थीटा। तो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर बना देता हूँ। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो x डिस्टेंस पे हमने एक dx थिकनेस की y ऊंची एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंसीडर कर ली। अब अगर मैं देखूं तो ये है डिस्टेंस d और ये है साइड a। सो व्हाट इज अ tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल में देखूं जो मैंने x और y वाला माना है, सो व्हाट इज अ tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x। दोनों को बराबर रख दूंगा तो d/a y/x। तो y कितना आ गया? dx/ या x dy। dx से डिफरेंशिएट दिखेगा ये, x d/a। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें y मिल गया है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या होगी। देखिए अगर हमने थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक मानी है 2, तो बेसिकली मेरे पास 2 ही डाइलेक्ट्रिक है। एक ये रही जिसकी लंबाई ये है y, और एक ऊपर है जिसकी कितनी लंबाई है d-y। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। ठीक है, तो ये स्लैब इस तरह से बनी होगी ना एरिया की, वो कह रहे हैं ना स्क्वायर स्लैब है, तो स्क्वायर स्लैब इस तरह की बनी होंगी। तो अगर मैंने ये थिकनेस मान ली तो देखिए ये पूरी थिकनेस माननी पड़ेगी, और ये स्क्वायर है तो ये a है, ये भी है तो ये a है, तो ये भी है। तो इस ऊपर वाली स्लैब की मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये ऐसे इमेजिन होगी। एक्चुअली में आपने जो इमेजिन की है वो इस तरीके की होती है, ऐसे नीचे भी इमेजिन होती है इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है जी। तो ये ऊपर वाली पार्ट की कैपेसिटी क्या हो गई? K1 ε0 एरिया। एरिया क्या है इसका? dx इंटू a, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी मानी है मैंने इनकी, यहाँ पे देख सकते हैं dx। और सेपरेशन कितनी है इसकी? d-y। कैपेसिटी 2 कितनी है? K2 ε0 सेम adx डिवाइड बाय y। अच्छा, अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं? साफ दिख रहे हैं, दोनों सीरीज में हैं। कैसे हैं भाई, देख लेते हैं दोनों सीरीज में किस तरह से। तो ये आई ऊपर से, यहाँ से आई तार, यहाँ से भी आई वायर, ये बना रखे ना यहाँ पर ये भी। तो ये वायर आई और ये वायर इस ब्लैक से प्लेट से आके यहाँ जुड़ी। तो एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, ये जोड़ दिए। तो दोनों किस में हो गए? सीरीज में। दोनों सीरीज में हो गए तो नेट कैपेसिटी क्या होती है सीरीज में? C1 C2 C1 + C2। तो C1 कितना है? K1 ε0 adx डिवाइड बाय d-y
K2 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स डिवाइड बाय वाई K1 क्या कॉमन आ जाएगा नीचे एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स K1 बाय डी माइनस वाई K2 बाय वाई। तो एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स कट गया तो क्या बच गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स डिवाइड बाय डी माइनस वाई इंटू वाई डिवाइड में K1 वाई K2 डी माइनस वाई इंटू वाई, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास नेट कैपेसिटी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स K1 वाई K2 डी माइनस वाई, ये आ गई नेट कैपेसिटी। बट ये स्मॉल उसके लिए आई है, पर हमें तो पूरे फुल के लिए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ है असली कहानी मैथमेटिक्स की। तो मैं इंटीग्रेट के लिए इसको शुरू कर देता हूँ यहीं पर ही। स्मॉल नेट का है इंटीग्रेशन K1 K2 ए डी एक्स डिवाइड बाय K1 वाई K2 डी माइनस वाई। सो हमें इसको आगे सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको सोल्व कर दिया ताकि समय कम लगे और आप इसको समझ लीजिए। तो मैंने इसको आगे लिख दिया है, इसी फंक्शन को ये आगे की तरफ लिख दिया। तो इसमें से मैंने क्या किया है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिए, तो ये बाहर आ गया। इसके बाद नीचे ये फंक्शन रह गया। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है dx, और नीचे इंटीग्रेट होने के लिए कौन बैठा है y। तो dx y को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो या तो आप y को x की टर्म में ले आओ या x को y की टर्म में। तो शुरू में मैंने ये रिलेशन निकाला था y इक्वल टू एक्स डी बाई ए, ये रहा यहाँ पे इससे। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, तो डी दोनों तरह डिफरेंशिएट किया, तो डी वाई इक्वल टू डी बाई ए डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स निकाल लिया, यहाँ पुट कर देंगे, डी एक्स निकाल के यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद ये रहा, ठीक है जी, ये पुट हो गया। तो ये आ गया a बाई डी वाई, और ये a बाई डी बाहर आ गया तो a स्क्वायर हो गया, और इसको मैंने क्या पुट कर दिया t के बराबर। ये इंटीग्रेशन का मेथड है, तो ये आप समझ सकते हैं नॉन मेडिकल वाले, तो नहीं तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो उसमें क्या करते हैं हम, जब नीचे कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसको t रख देते हैं। तो t करने के बाद जब नीचे वाला फंक्शन y हट के t बन गया, तो dy हट के भी क्या बनेगा dt। तो इसलिए मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट। K1 y का डिफरेंशिएट dy, K2 d का डिफरेंशिएट कांस्टेंट 0 और y का डिफरेंशिएट माइनस dy इक्वल टू t का डिफरेंशिएट dt। तो ये रख दिया। अब इसमें से dy कॉमन ले लिया, dy कॉमन लिया तो क्या आ गया K1 माइनस, ये माइनस है ना यहाँ, K2 इक्वल टू dt। तो dy कितना आ गया dt बाई K1 माइनस K2। तो dy की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दी t की। तो यहाँ मैं dy की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये रही यहाँ पे dt बाई K1 माइनस K2, ये तो ये रख दी, और नीचे वाले फंक्शन को मैंने क्या पुट किया था t, तो वो t ये लिखा हुआ। ओके, तो ये हो गया। अच्छा जी, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और नीचे क्या आ गया dt बाई टी, और इस पूरे कांस्टेंट को मैंने क्यों मान लिया बार बार लिखने से बचने के लिए। तो dt बाई टी का इंटीग्रेट क्या होता है नेचुरल लॉग टी। तो बस अब नेचुरल लॉग टी, अब टी की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी K1 वाई प्लस K2 डी माइनस वाई, K1 वाई प्लस K2 डी माइनस वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके d तक कैसे पता चलेगा। देखिए वापस आइए, जो y है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं यहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ पे ख़त्म करूँगा जाके, या अगर मैं y की कोऑर्डिनेट दूँ तो कहाँ पे ख़त्म करेंगे इसको 0, d पे। तो देखते हैं 0, d पे चल के ये रहा लिमिट 0 से लेके d तक होगी लिमिट ये। तो अपर लिमिट, तो y की जगह d लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस y की जगह d लिखिए, ये रहा d प्लस K2 d माइनस डी माइनस नेचुरल लॉग y की जगह 0, क्योंकि 0 लिमिट है, और y की जगह 0। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आगे
नेचुरल लॉग K1D, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया K1D, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये K2D, तो K1D माइनस K2D दोनों को डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू रख दी। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, मेडिकल में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट याद रखिए आप सीधा, और नॉन मेड वाले बच्चों के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी अब तक की। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और जो आपको सारे कंसेप्ट समझने में मदद करें। तब तक के लिए बाय।